यस मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप सब। अकाउंटेंसी आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इन्वेंटरीज। ठीक है, बट सर हमारी रेक्टिफिकेशन के सर पूरे सम्स एंड इलस्ट्रेशंस तो सॉल्व नहीं हुए हैं। यू आर राइट सर। कैश बुक का भी सर कुछ एक दो न्यूमेरिकल पेंडिंग है, राइट। अब देखो क्या करेंगे हम लोग। इन्वेंटरीज को स्टार्ट करेंगे और बीच में हम ले आएंगे रेक्टिफिकेशन के कुछ पेंडिंग न्यूमेरिकल्स और इलस्ट्रेशंस। तो एक साथ मिलकर हम लोग दो तीन चैप्टर्स को साइमल्टेनियसली करेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा, बोरियत भी महसूस नहीं होगी। ठीक है, और हम स्लो एंड स्टडी ही काम करेंगे, राइट। हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। पूरा दुनिया पता नहीं किस हड़बड़ी में, किस स्पीड में, कहाँ भाग रहा है, क्यों भाग रहा है। nobody knows the real answer, but everybody is running and running। बहुत ज़्यादा स्पीड में भागने से दोस्त एक्सीडेंट ही होता है। अपने को पता है कि अपने को मन लगा के, दिल लगा के, अच्छे से भी नहीं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। और आप सीए फाउंडेशन के बच्चे हो, कॉन्सेप्ट को अगर अभी सही तरीके से नहीं समझोगे तो आगे इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। उस समय आपको एहसास होगा। अभी हाई स्पीड में जाकर पास हो जाओगे सीए फाउंडेशन पे, बट दोस्त आगे फेल हो जाओगे। तो कोई भी काम आपके साथ ऐसा नहीं करना है। आप लोग तो अज्ञान हो, बालक हो, बच्चे हो, राइट। बट मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं, मुझे पता है कि आगे क्या डिफिकल्टी आने वाली है। तो ये भरोसा आपको रखना होगा कि सर अगर धीरे धीरे कर रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, तो हमें भी बहुत आराम से एंजॉय करते हुए चलना है। अब जैसे इन्वेंट्रीज का चैप्टर हम पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट का मटेरियल को लेकर हम काम कर रहे हैं। अब चाहूं तो मैं आराम से इसको समरी में पढ़ा सकता हूं कि चलो बेटा समरी ये है, समराइज कर लो। हम पहले चीज को छोटा करेंगे, उसके बाद आप उसको और छोटा कर दोगे। हम अगर समरी में पढ़ाएंगे और आप उसमें और कम ध्यान दोगे तो अल्टीमेटली होता क्या है, जिस्ट जो है, चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो उड़ जाता है मेरे दोस्त। इसीलिए हम वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बट असर जो है बहुत देरों तक रहता है, राइट। तो आइए आप मेरे साथ रहिए, भरोसा रखिए। एक एक वर्ड, एक एक लाइन समझेंगे, आपके दिल दिमाग ब्लड में मिक्स कर देंगे। उसका फायदा आपको बाद में मिलेगा जब आप कोई भी चीज को सॉल्व करने लगोगे, तो आपके पास एक सुपर सॉलिड बेस रहेगा। उस बेस और उस कॉन्सेप्ट पर आप रिलाई करोगे। देखो होता क्या है, जब आप कहीं फंस जाते हो, अटक जाते हो, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, किसी से नहीं पूछ सकते हो, एग्जामिनेशन हॉल पे आप अकेले हो, बट आपके साथ रहेंगे मेरे कॉन्सेप्ट्स। उस कॉन्सेप्ट्स पे अगर आप आज इन्वेस्ट करोगे, दिल से समय डालोगे, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको पीछे से आवाज देंगे, ए राहुल, ए आकाश, ए विनीता, ए सुनीता, क्यों परेशान हो रही हो। इतना सही तो बात बोला है क्वेश्चन ने। अगर क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब ये है वो कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम मजबूती से मदद करने आ जाएंगे। तो आइए आगे और चर्चा नहीं करते हैं, काम करते हैं। इन्वेंट्रीज चैप्टर का नाम है चैप्टर 4। इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अच्छा मटेरियल बनाया है, वी ऑल शुड रिस्पेक्ट दिस मटेरियल। और इंस्टीट्यूट के मटेरियल को अगर हम 100% स्टडी कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं,
इंस्टीट्यूट के प्रीवियस ईयर के पेपर, जैसे हम मई 2018 का पेपर भी सॉल्व करेंगे। बहुत बच्चों का क्वेरी आ रहा है, सर हमें एग्जाम में कैसे आंसर करना है, सर कैसे करना है। अरे बेटे, अभी टाइम नहीं हुआ है वो बताने का, पहले अपना तैयारी तो करो, उस लायक तो बनो, समय आने पर हम सब बताएंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है। तो इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स क्या है, पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलेगा? अरे आपको सबसे पहले तो इन्वेंटरी का मीनिंग पता होना चाहिए। इन्वेंटरी, इन्वेंशन, क्या दोनों में कोई रिलेशन है? इन्वेंशन तो मतलब चलो कुछ नया चीज इन्वेंट किया हमने, ठीक है। हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन, इन्वेंशन, ये सब बात करते हैं। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मतलब ये है कि भैया जो इंसान अपना बिजनेस करता है वो अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, बनाता है मतलब इन्वेंट करता है, ठीक है। उसके बनाए हुए प्रोडक्ट जो बच जाते हैं, बच जाते हैं, उसे हम इन्वेंटरी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत कभी भी। तो ये हो गया इन्वेंटरी। तो चलो भैया, ये तो आप समझ गए हो। और बता रहे हैं कि अपने को टेक्निक सीखना है। ये इन्वेंटरी जो बच जाता है, ये इन्वेंटरी जो बच जाता है, समझ लो 1000 पीस बच गया। इस 1000 पीस को हम वैल्यू करते हैं। वैल्यू करने के कई तरीके बताए गए। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम इन्वेंटरी को जब हम बोलते हैं इन्वेंट हमने किया, तो कहीं ना कहीं जब हम ये शब्द बोलते हैं इन्वेंट हमने किया, तो इसका मतलब ये है कि हम मैन्युफैक्चरर हैं। बट अकाउंटेंसी में क्या हम सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर के ही अकाउंट्स बनाते हैं? नहीं जी, हम ट्रेडर के भी अकाउंट्स बनाते हैं। अब ट्रेडर किसे कहते हैं सर? अरे ट्रेडर मतलब ये है कि एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने बनाया मोबाइल फ़ोन, मैं हूँ ट्रेडर, मैं इस मैन्युफैक्चरर से मोबाइल फ़ोन स्टॉक करता हूँ और कस्टमर को बेचता हूँ, ठीक है जी। तो ट्रेडर्स के पास भी तो जो सामान बच जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे भी हम कहते हैं इन्वेंटरी। तो इन्वेंटरी को हम वैल्यू करते हैं। इन्वेंटरी का वैल्यू करने का कई अलग अलग प्रकार के मेथड्स बताए गए हैं, और आज हम यही देखेंगे कि जब इन्वेंटरी को 3 अलग अलग तरीका से, अलग अलग मेथड से हम वैल्यू कर रहे हैं, तो वही 1000 पीस का कभी अमाउंट ए निकल के आता है, कभी अमाउंट बी निकल के आता है, तो कभी अमाउंट सी निकल के आता है। इन्वेंट्री तो वो के वही है, वही 1000 पीस। लेट्स से हमारे पास इन्वेंट्री है जो है डॉल, बारबी डॉल। अब वो 1000 पीस बारबी डॉल बच गई है, मेथड चेंज किया तो अलग अलग प्राइस आ गया। एक प्राइस से आया 5700, एक प्राइस से आया 5950, और एक वैल्यूएशन करने से आया 6100। बारबी डॉल वही के वही 1000 पीस, बट वैल्यूएशन के अलग अलग तरीके से 3 अलग अलग प्राइस निकल के आ रहे हैं। समझ में कुछ आ रहा है दोस्त? तो अलग अलग प्राइस निकल के आ रहे हैं, वही 1000 पीस बारबी डॉल, बट उसका वैल्यूएशन अलग अलग आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब अभी हम समझ लेंगे, जान लेंगे। सो देखिए, लर्न द टेक्निक ऑफ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये अंग्रेजी का थोड़ा भारी शब्द है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। कोई अपने लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। मेथड क्या है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। फीफो अपने को देख लेना है, एवरेज प्राइस देखेंगे। फीफो, ओ सर व्हाट इज फीफो?
फीफो फीफो फीफा वर्ल्ड कप तो सुना होगा आपने, बट फीफो क्या होता है? फीफो होता है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। सर ये सब तो हम 11-12 में पढ़ के आ चुके हैं सर, आप इतना क्यों डिटेल में पढ़ा रहे हैं? अरे भाई बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो 11-12 में उनके पास अकाउंटेंसी नहीं था मेरे दोस्त। ठीक है, फीफो एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस एंड एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, रिटेल काउंटर्स जितने होते हैं ना, रिटेल आउटलेट्स, रिटेल वाले लोग क्या करते हैं, अगर समझ लो चाइना से कोई सामान मंगाया 100 रुपये का, ठीक है, उनको क्या करना भैया, 100 रुपये का सामान है, सीधा 200 रुपये डाल दे भैया। दे नो कि भी जितना का सामान आया है, बहुत छोटे छोटे आइटम होते हैं ना, गर्ल्स के क्लिप, हेयर बैंड, लेडीज पर्स, कुछ भी आइटम हो, रिटेल आउटलेट चाइना से ला रहे हैं, जितना का ला रहे हैं सीधा डबल प्राइस कर रहे हैं। तो भैया उनको पता है अगर आज के दिन में स्टॉक हमारे पास 5 लाख रुपया सेलिंग प्राइस है, 5 लाख रुपया, तो हमें पता है कि हमारा कॉस्ट प्राइस 2.5 लाख रुपया का है, हमारा इन्वेंट्री का कीमत क्या है, 2.5 लाख रुपया। कैसे पता चला? इसे कहते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। हमने सेलिंग प्राइस पे सीधा 50%, क्योंकि हमको पता है हम तो डबल कर रखे हैं। कोई 1 रुपया को 2 रुपया करता है, तो 2 रुपया से अगर 1 रुपया में आना तो उसको आधा करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, या इंटू 50% करते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है भाई, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, तो परेशान मत हो। अंडरस्टैंड द मेथड्स of inventory record keeping and comprehend the intricacies relating to inventory taking। इन्वेंट्री टेकिंग का इंट्रिकेसीज क्या डिटेल्स है, क्या कंफ्यूजन्स है, ये भी देखना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, दो तरह के कंसर्न्स है, एक है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक है ट्रेडिंग कंसर्न। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में दोस्त, अगर हम एग्जांपल ले कि एक कंपनी है जिसका काम है शर्ट मैन्युफैक्चर करना, तो दे नीड टू बाय पूरा थान ऑफ क्लॉथ्स, यू नो दीज आर द रोल्स, ठीक है, कॉटन शर्ट बनाएंगे, ये पूरा रोल है, तो समझ लो ऐसा 10 रोल का ऑर्डर हुआ, और इमेजिन करो कि एक रोल से 1000 शर्ट्स बन सकते हैं, और अभी हमने 5 रोल्स को यूज़ कर लिया, तो 5 रोल जो हमारे पास स्टॉक में अभी है, ये हमारा इन्वेंट्री है। वर्क इन प्रोग्रेस, पूरा बना तो नहीं है, 5000 को दिया यहाँ पर, 3000 वर्क इन प्रोग्रेस है, 2000 उसमें से फिनिश गुड्स है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, पैकिंग मटेरियल, शर्ट कंपनी है तो पैकिंग मटेरियल आप समझ चुके हो क्या होती है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स को भी लिखा गया है कि हर कंपनी तो शर्ट नहीं बनाती है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, छोटा छोटा रिप्लेसेबल, कुछ मशीन का कुछ छोटा छोटा रिप्लेसेबल आइटम्स, ठीक है, गैस्केट जैसे बोलते हैं, तो ये सब कुछ स्टोर्स एंड स्पेयर्स बोल रहे हैं, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की दरकार नहीं है। और ट्रेडिंग कंसर्न्स जो होते हैं दोस्त, एक मोबाइल फ़ोन बेचता है, एक बेचारे के पास अच्छी सी छोटी सी दुकान है, कंपनी एप्पल, सैमसंग, एमआई और वगैरह वगैरह जितने अच्छे अच्छे ब्रांडेड मोबाइल्स बेच रहा है, ट्रेडेड गुड्स, यहाँ इसको कुछ परेशानी नहीं है, राइट। बॉक्स पैक है मोबाइल फ़ोन, पैकिंग किया हुआ है, कस्टमर आया इसके दुकान पे, कस्टमर ने पैसे दिए, इसने स्टॉक दे दिए। लास्ट में अगर 31 मार्च को इसके रैक पे बहुत सारे फ़ोन्स रखे हुए हैं, टोटल किया भैया 200 फ़ोन है, एप्पल का कितना, सैमसंग का कितना, बस अलग अलग ब्रांडेड अलग अलग प्राइसेस को देखकर उसने अपना इन्वेंट्री को चेक कर लिया। अब इन्वेंट्री के कुछ कॉस्ट निकालने के फॉर्मूला बता रखे हैं।
फॉर्मूले फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स। जैसे 1000 बारबी डॉल है समझ लो हमारे पास, अलग अलग टेक्निक से दोस्त क्या हो रहा है, अलग अलग वैल्यू निकल के आ रहा है। कहीं पर वैल्यू 5000 आ रहा है, कहीं 5300 आ रहा है, तो कहीं 5800 आ रहा है। क्या मेरा क्वांटिटी में कोई डिफरेंस आ रहा है? क्वांटिटी तो 1000 है, बट वैल्यू में डिफरेंस क्यों आ रहा है? वैल्यू में डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि अलग अलग मेथड्स लगा रहे हैं वैल्यू करने के। तो देखो इसमें भी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया था, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है। दो मेथड्स है मेजर क्लासिफिकेशन के लिए, एक तो है हिस्टोरिकल, हिस्ट्री ऑफ द प्राइस, ठीक है, हिस्ट्री या प्राइस हिस्ट्री, किस प्राइस पे कब क्या खरीदा गया था उसका हिस्ट्री निकाला जाए। यह है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, जिसे हम कहते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। जो मैंने बताया आपको कि रिटेल काउंटर्स वाले जो है वो यूज़ करते हैं। रिटेल वाले के पास बहुत छोटे छोटे आइटम्स रहते हैं और बहुत लाखों आइटम्स है समझ लो, तो उनको इन्वेंट्री करने का बड़ा इजी मेथड उनके क्या है कि भाई वो एक मेथड लगा रखते हैं, सेलिंग प्राइस जो है वो अलग अलग कैटेगरी पे मार्कअप कर देते हैं कि अच्छा इस कैटेगरी का 40% मार्कअप, अगर हम 100 रुपया में खरीदे हैं तो सेलिंग प्राइस 140 रुपया। अच्छा ये कैटेगरी पे मार्जिन अच्छा है, 100% का मार्कअप, 100 रुपया में अगर हम खरीदे हैं तो 200 रुपया में बेचना है। तो कैटेगराइज कर दिए, अलग अलग कैटेगराइज कर दिए। लास्ट में अगर मेरे को हमारे इन्वेंट्री का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो बस मार्कअप को माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। इस पर हम एक इलस्ट्रेशन देखेंगे, तो अगर किसी बच्चे को अगर अभी डाउट है तो प्लीज़ डाउट को अपने पास रखो, इलस्ट्रेशन देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें हिस्टोरिकल मेथड में दोस्त क्या बताने की कोशिश की जा रही है, इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। भैया देखो एक डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर का नाम है मनीष मल्होत्रा। शाहरुख खान के, करीना कपूर के फेवरेट डिज़ाइनर में से एक है मनीष मल्होत्रा। अब मनीष मल्होत्रा का भैया एक स्टाइल है कि जो एक पीस जो मैं डिज़ाइन करूंगा वो एक ही पीस रहेगा जी। मैं जो डिज़ाइन करता हूँ एक पीस का दूसरा पीस भी कहीं पूरा ऑल ओवर द कंट्री वर्ल्ड कहीं नहीं मिल सकता। डिज़ाइन बाय मनीष मल्होत्रा। हाँ अगर कोई उसके डिज़ाइन को कॉपी करके कॉपी वर्जन बना दे तो अलग चीज़ है, बट डिज़ाइंड बाय मनीष मल्होत्रा एक सिंगल पीस। तो क्या ये इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है मेरे दोस्त? अच्छा इंटरचेंजेबल, अरे भैया एक काम करो, एप्पल आईफोन 8, मेरे पास पता है एप्पल आईफोन 8 है और तेरे पास है तो क्या हो, मेरे पास भी तो है। इंटरचेंजेबल हो गया ना, सेम चीज़। बट मनीष मल्होत्रा का ये जो मैं सूट पहन रखा हूं ना, ये सिर्फ मेरे पास है और किसी का हो ही नहीं सकता। भैया डिज़ाइनर ने एक ही पीस बनाई है, राइट। तो इंटरचेंजेबल अगर नहीं हो तो इसे कहते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक है ये, राइट। हमने लॉ में भी पढ़ा है दोस्त, स्पेसिफिक गुड्स। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ये पर्टिकुलर चीज़ को मैंने पकड़ा, ये डिज़ाइनर का ये कोट का ये प्राइस, इस शेरवानी का ये प्राइस, इसका ये प्राइस, तो अलग अलग प्राइस को हम एक एक पीस को पकड़ेंगे, लिखेंगे, प्राइस करेंगे। बट आईफोन एप्पल 8 सीधा देखेंगे कि अच्छा यार 50 पीस है अपने पास, 10,000 का खरीदा था, 10,000 का लॉटरी लग गई सर, जो भी हो प्राइस पे मत ध्यान दो, 10,000 इंटू 20 पीस, झमेला खत्म।
अच्छा, इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, ये तो आप समझ चुके हो। सेम मॉडल, सैमसंग का टीवी भी होता है, सोनी का टीवी भी होता है, सेम मॉडल। तो इस पे क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड लगते हैं। जब एकदम सेम टाइप का कुछ हो, सिमिलर आइटम, राइट, सिमिलर आइटम फ़ोन हो सकते हैं, सिमिलर आइटम टीवी हो सकते हैं, सिमिलर आइटम कीबोर्ड हो सकते हैं भाई, माउस हो सकता है। और क्या होता है, मॉडल नंबर के साथ क्या क्या खरीद सकते हो, चलो कैनन का कैमरा खरीद सकते हैं हम लोग, कैनन 6D का कैमरा, राइट। तो ये एकदम इंटरचेंजेबल आइटम्स है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हो। अब ये जो इंटरचेंजेबल आइटम्स जो होते हैं दोस्त, इसको अपने हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से जोड़ते हैं, और मनीष मल्होत्रा जो डिज़ाइनर है, उसका कुछ भी सामान जो इंटरचेंजेबल नहीं है, राइट, उसको अपने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड कहते हैं। आई होप कि इट इज़ क्लियर नाउ। ठीक है, देखो दोस्त, एक एक डिटेल में पढ़ाई करो, हो सकता है कि डिफरेंस पूछ ले आपसे, शॉर्ट मार्क्स की आ जाए। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय, या राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और मैं आपको ये भी दावा कर रहा हूँ दोस्त, मैक्सिमम टीचर्स, क्योंकि आईसीएआई के मटेरियल को लेकर नहीं पढ़ाते हैं, ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ये आप अपने दोस्तों से भी पूछोगे जाके कि भाई चल बता तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या है, मैक्सिमम जगह पे ये मिसिंग होगा। क्योंकि पॉपुलर स्टडी होता है दोस्त, पॉपुलर, जो आइटम पॉपुलर है उसी को पढ़ाना है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल को छोड़ दो, पॉपुलर चीज़। बट मैं उस पॉपुलर पॉलिसी से हट के काम करने का कोशिश कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के जो अनपॉपुलर आइटम्स है। क्योंकि देखो दोस्त, क्वेश्चंस वही आने वाले हैं, फिर अचानक लगेगा अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, हमारे टीचर ने तो जो पढ़ाया था उनकी किताब में तो था ही नहीं। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कुछ ऐसे चीज़ें हैं, ये एक ऐसा ओशन है मेरे दोस्त, ये ऐसा सागर है जहाँ बहुत सारे मोती और हीरे मोती जवारात है। जो भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल को लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ करके पढ़ेगा, वो धोखा तो खा ही नहीं सकता। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा, बट आप एक प्रोफेशनल एग्जाम में बैठ रहे हो, आपको पास होना है दोस्त। ये सीबीएसई और आईएससी का एग्जामिनेशन नहीं है कि भर भर के 90% के प्लस नंबर बट रहे हैं, ये वो एग्जामिनेशन नहीं है। प्लीज़ इसे सीरियसली लो। और मैं आपसे अगर पैसे ले रहा हूँ और अगर आप फेल हो जा रहे हो, वो पैसा मेरे लिए विष है, जहर है। मेरा कोशिश ये रहना चाहिए एज अ टीचर, आप पास हो। मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दी, आपको पता भी नहीं चला कि सर ने क्या क्या चीज़ छोड़ दिया है, और मैंने अनाउंसमेंट कर दिया लो भैया सिलेबस कंप्लीट। तो कहीं ना कहीं आपने मेरे ऊपर भरोसा किया था दोस्त, कि सर ने कह दिया सिलेबस कंप्लीट तो कंप्लीट। कोई बच्चा इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोल के मैच नहीं करेगा लाइन बाय लाइन, ये भरोसा करेगा नहीं हमारे टीचर ने कह दिया। और ये टीचर तो वो टीचर है जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, और इनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे पास हो गए। दोस्त पता है, यही दुनिया में होता है, सक्सेस स्टोरीज हर जगह लिखी जाती है, फेलियर का स्टोरी कोई नहीं बोलता है। 1000 बच्चे पास हो गए, वो स्टोरी जरूर है मार्केट में। 10,000 बच्चे जो पास नहीं हो पाए, वो स्टोरी कोई नहीं बोल रहा है। मेरे को उन 10,000 बच्चों का दर्द को समझते हुए काम करना है। वो 1,000 बच्चे जो पास हो गए, बहुत अच्छी बात है, बट वो 10,000 बच्चे क्यों फेल हो गए, उसका अगर किसी को जवाब चाहिए तो ये है जवाब। तो प्लीज़ भरोसा बना के चलो, टाइम लग रहा है, बट ये आप धोखा नहीं खाओगे। एग्जामिनेशन हॉल वाले दिन आप यू विल कम आउट स्माइलिंग, यू विल 100% कम आउट स्माइलिंग। कबीर का एक दोहा है, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चल कि जग रोए और हम हंसे। बस
तो वही करनी आपसे करा रहा हूँ। आज हो सकता है आपको रोना पड़े, मेहनत डबल कराऊंगा आपसे मैं खुद मेहनत करूंगा। जो भी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, आप मेरे को जितना डिस्टर्ब करोगे मैं उतना खुश होने वाला हूँ। व्हाट्सएप उठाओ, वॉइस में बोलो सर ये मेरे को नहीं समझ में आया, बट मेरा भी कोशिश ये रहना चाहिए कि मैं डिटेल में, इतना डिटेल में पढ़ा दूं कि कोई बच्चा मेरे को रात को उठाए नहीं कि मुझे नहीं समझ में आया। मैं उठने के लिए तैयार हूँ। आप लोग रात को पढ़ते हो, मुझे पता है। नहीं समझ में आया, प्लीज़ रात को ही वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करो। अगर बाई चांस मैं भी जगा हुआ हूँ, बाई चांस, हालांकि मैं नहीं जगा रहता हूँ रात को, आई एम अ मॉर्निंग राइजर, बट जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठूंगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। यू प्लीज़, you shoot as many questions as you want, and please students start using the LMS facility, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करना चालू करिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा बच्चा कितना आंसर को राइट कर रहा है मेरे को पता चल रहा है, कितना रॉन्ग कर रहा है मुझे पता चल रहा है। पूरे टीम है एनालाइज करने के लिए। अगर कोई बच्चा वाकई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मार्क्स नहीं मिल रहे उसे एग्ज़ाम में, तो हम फ़ोन करेंगे। एक रिपोर्ट बन के आती है कि कितने बच्चे क्या टेस्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। जब मुझे पता चलेगा कि एक बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, एलएमएस को यूज़ नहीं कर रहा है, आई विल पर्सनली कॉल द पेरेंट ऑफ दैट स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, अगर आप मेरे साथ रजिस्टर हुए हो और अगर आप फेल हो जाते हो, आपको तो बहुत दुख होगा फेल होने के बाद, बट मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है। तो फेल होने का जो डर है, भय है, वो डर और भय एक ही तरीके से जा सकता है कि जब हम मिलकर मेहनत करें। और आपको ये भरोसा करना पड़ेगा कि सर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो मेरे भलाई के लिए पढ़ा रहे हैं, मेरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो ये भरोसा के साथ थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करो। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड आपको मैंने समझा दिया है। हिस्टोरिकल कॉस्ट में आ जाइए। जैसे कि एक सिमिलर आइटम्स, जैसे कि अगर डॉल है या फुटबॉल है, एकदम सिमिलर टाइप का आइटम है, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज प्राइस। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब समझ लो मैं डॉल का काम करता हूँ, मैंने 50 पीस बारबी डॉल मंगवाई, बेच लिया, फिर 50 पीस या 150 पीस मंगवाई, फिर बेच लिया। तो ये फीफो का मतलब ये होता है दोस्त कि जो 50 पीस मैंने पहले मंगवाई थी, वही 50 पीस मैंने पहले सेल किया। जो बाद में आई मैंने उसको बाद में बेचा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। हालांकि ये एक वैल्यूएशन का टेक्निक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट जो आया उसको बेच दिया हमने, बट जब हम वैल्यू करेंगे तो हो सकता है कि ये 55 रुपया का पड़ा था और ये 57 रुपीज़ का पड़ा था, राइट। तो वैल्यूएशन का मेथड्स है दोस्त, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। तो फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज प्राइस, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। और पता है मेरा पॉलिसी क्या है दोस्त, जो बहुत ज़्यादा इजी हो ना, आम तौर पे एक्सपीरियंस ये बताता है बहुत ज़्यादा इजी, एंड स्टूडेंट्स दे लूज मार्क्स बाय मेकिंग सिली मिस्टेक्स। दोस्त ये बेवकूफ़ी है, सरासर बेवकूफ़ी है दोस्त। अकाउंट जिन बच्चों को हार्ड लगता है ना, अरे भैया अकाउंट्स में मेरे को कुछ नहीं आता है, समझ ही में नहीं आता है, ठीक है, या बहुत लोग डरे हुए हैं पता नहीं मैं कैसे पास होंगी या होऊंगा। फॉर्मूला दे रहा हूं ना यार पास होने का। पता है हम लोगों के फितरत क्या, जो एकदम डिफिकल्ट, पार्टनरशिप। अरे भैया पार्टनरशिप में तो गुडविल वैल्यूएशन समझ ही में नहीं आया। अरे एडमिशन का तो मेरे को समझ में नहीं आता है। अरे वो रिटायरमेंट वाला, डेथ वाला जो अगर आ जाएगा तो समझ ही में नहीं आता है। सारा ध्यान यहाँ लगा दो, लगा दो भाई। अब उसमें भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एग्जामिनेशन हॉल में आप कुछ नहीं कर पाओगे, कितना भी 50-50 क्वेश्चंस कर लो,
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं जाके अटक जाओगे। अब ये सब जो है इजी चैप्टर्स है। इजी चैप्टर देखो जैसे क्या, एवरेज, ड्यू डेट, जबरदस्त इजी चैप्टर, 5 नंबर आराम से मिल सकता है। अकाउंट करंट, ठीक है। रॉयल्टी, ये सब करेंगे हम लोग। अभी जो हम लोग कर रहे हैं इन्वेंटरी, अरे सर ये इतना इजी चैप्टर है सर, इसमें कितना दिमाग लगाएंगे, छोड़िए ना, ये तो हम लोग 11-12 में कर चुके हैं। अरे ये सब तो हम लोग कर लेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 30 से 40% कोई भी एग्जामिनेशन में, मैं आपको एकदम इंटरनल बात बता रहा हूँ, एकदम अंदर की सीक्रेट बात बता रहा हूँ, ठीक है। ICEI के एकदम अच्छे हेड लेवल के पोजीशन से मेरा मुलाकात हुआ था, तो वो बताते हैं कुछ भी पेपर अगर आप देखोगे तो 40 से 45 नंबर वेरी 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 इजी क्वेश्चंस होते हैं। एक काम करो, अभी मई 2018 का मई का पेपर निकाल लो। एग्जामिनेशन हॉल पे जब अगर आप मई अटेम्प्ट दिए थे, वो पेपर एग्जामिनेशन हॉल पे आपको लग रहा था जबरदस्त डिफिकल्ट, अरे कैसे करे, अरे कैसे करे, अरे कैसे करे। वही पेपर घर पे कर रहे हो तो लग रहा, अरे यार ये तो एकदम इजी था, अरे ये एकदम इजी था, ये एकदम इजी था, यार ये 40 नंबर तो ऐसे मिल जाता। तो जो पेपर एग्जामिनेशन हॉल पे डिफिकल्ट लग रहा है, वो पेपर घर पे इजी क्यों लग रहा है भाई? सर आप तो समझते नहीं है सर, सर वो एग्जाम हॉल था सर, ये घर है सर। एकदम ठीक बोले भाई। मेरा कहना यह है कि दोस्त, एग्जामिनेशन हॉल ऐसा फील हो कि ये मेरा घर है। एग्जामिनेशन हॉल मेरा घर है, कहीं एग्जामिनेशन ले लो, मैं रेडी हूं। जब दिमाग इतना कूल रहेगा ना दोस्त, तब सोचो कि कितना आराम से पास हो सकते हो। और अगर दिमाग कूल नहीं है, राइट, दिमाग कूल नहीं है, प्रेशर है, तो कुछ नहीं कर सकते हो। सारा मेहनत किया कराया पानी हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान रखो। और दिमाग कूल कैसे रहे सर? दिमाग कूल तभी रह सकता है जब आपने एक एक कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझा है, उसको अपने अंदर में एसिमिलेट किया है, अंदर से विश्वास आ रहा है, रटे नहीं है, हमने समझा एक एक चीज़ों को, तभी आपको विश्वास आएगा। कोई भी एग्जामिनेशन कहीं पर भी ले ले, कुछ भी पूछ ले, आपको आंसर अपने अंदर से निकाल के देना होता है, दायां और बायां नहीं झांकना पड़ता है। अरे तेरे को क्या एग्जाम इजी लग रहा है? हाँ पेपर बहुत इजी है। अरे यार उसको इजी लग रहा है, मेरे को हार्ड लग रहा है। ऐसा नहीं होता यार, कंपैरिजन में नहीं होता है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और आराम से एग्जामिनेशन हॉल को अपना घर बनाओ। बहुत टेंशन है स्टूडेंट्स को, मैं समझ रहा हूँ, बहुत टेंशन है सर, फेल नहीं हो जाए सर, ये नहीं हो जाए सर, कैसे हो जाए सर, एग्जामिनेशन में लिखना कैसे। अरे भाई लिखने से पहले तुम ये मेरे से पूछो, मैं कैसे अपने आप को सही रखूं, मैं अपने मानसिक संतुलन को कैसे सही रखूं। तुम्हारा दिमाग अगर सही है तो सब कुछ सही है।
बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों कहते हैं कि कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्या मतलब है? लेट्स से कि हमारा कोई चीज़ का कॉस्ट है 2,000 रुपया, हम आज तक उसे 3,000 रुपया में बेच रहे हैं, 3,000 हो या 3,500 हो, कभी कभी तो किसी कस्टमर को मूर्ख बना के 4,000 में भी बेच दिया। भाई होता है ऐसा। कॉस्ट हमारा 2,000 है, आज बैलेंस शीट डेट है, लेट्स से 31 मार्च है, 2,000 पीस शर्ट है मेरे पास, चाइना से एकदम ज़बरदस्त डिज़ाइन का, चाइनीज़ डिज़ाइन का शर्ट चाइना से मंगवाया मैंने, और चाइना से भैया उसने मेरे को 2,000 रुपया में बेचा है। और ये डिज़ाइन बड़ा ही हिट हो रखा है, क्योंकि शाहरुख खान, सलमान खान सब यही डिज़ाइन का शर्ट पहन रहे हैं। 2,000 पीस है मेरे पास, और चाइना से मैं मंगवाया, कॉस्टिंग है 2,000 रुपये, एकदम अच्छा क्वालिटी। 2,000 पीस और 2,000 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 40 लाख रुपए का मेरा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आ रहा है, अगर मैं कॉस्ट पर पकड़ूँ तो। बट मैं तो इसको 3,000 में भी बेच सकता हूँ, तो क्या मैं इसको 60 लाख लिख दूँ? बट अपने को याद होगा कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, हमारे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म ने हमें ये बताया है कि नहीं जी, आप कॉस्ट पे ही लिखोगे। बेचा तो नहीं है ना, बेच सकते हो कल, आज 31 मार्च, आज का दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि चलो भाई बताओ पूरा साल तुमने क्या किया। ओहो, पूरा साल तो हमने ऐसा 10,000 शर्ट बेचा है, 3,000 करके। अरे वाह, 3 करोड़ रुपए। जब हमने पूरा साल 10,000 शर्ट बेचा है, और अभी हमारे पास सिर्फ 2,000 शर्ट बचा है, 10,000 शर्ट हमने 3,000 रुपया करके बेच दिया, तो अंकल अंकल वाई आर यू नॉट अलाउिंग मी टू प्राइस इट एट 3,000 रुपीज इन द बैलेंस शीट? वाई? यू सी माई रिकॉर्ड, माई पास्ट रिकॉर्ड, one shirt 3,000 each, I selling, what you thinking? फिर भी नहीं नहीं, कंजर्वेटिज्म अंकल टेलिंग, नो नो नो, 3,000 selling, okay, wait, but today price of balance sheet only 2,000 putting। क्या समझ में आया आपको? तो ठीक है भैया, आप 2,000 कर लेते हैं। बट दोस्त पता क्या हुआ, अचानक अचानक पप्पी भैया का फोन आया। पप्पी भाई ने फोन किया मेरे को, समझ लो अब ये पूरा कहानी मेरे कंपनी की चल रही है। वो पप्पी भाई ने फोन किया, बोला साहब जी। और मैं बोला क्या हुआ यार पप्पी? ओ साहब जी, जो चाइना से जो शर्ट हम लोग मंगाए थे ना साहब जी, ओ वही सेम डिजाइन साहब जी, ये बाजू वाला दुकान 1,500 रुपया में बेचता है साहब जी। मैं बोला अरे हो ही नहीं सकता यार, क्या तुम पप्पी चरस गांजा पीते हो बहुत हो यार, बक, मार खाओगे, बदमाश, डरा रहे हो हमको, 3,000 का हम बेचते हैं, तुम 1,500 रुपया बोलते हो। हाँ साहब जी, वन के साथ वन फ्री देता है साहब जी, 1:1। बोला अरे 1:1 तो भैया हम समझ रहे हैं कॉकटेल मॉकटेल में मिलता है, तुम अब एकदम वापस बेवड़े हो पप्पी, हटो ऐसे। नहीं साहब जी, आपका कसम साहब जी, भोलेनाथ की कसम साहब जी, आप आके देखिए साहब जी। अब क्या करें भाई, जाओ यार अशोक, जाओ देख कर आओ यार, ये क्या बोल रहा है पप्पी भाई, क्या बोल रहा है अपना। और यार सही में जो डिज़ाइन मेरे पास है, इन्फीरियर क्वालिटी का माल है भाई, हमें कपड़ा का पहचान है, कस्टमर को तो नहीं है यार। थोड़ा सा इन्फीरियर क्वालिटी है, पर डिज़ाइन सेम टू सेम। अब यार ये चाइना वालों को कौन कैसे भरोसा करे। अब लो भैया क्या करें हम, क्या हम 2,000 का बेच पाएंगे? नहीं जी, अब तो नहीं बेच पाओगे, 1,500 का भी नहीं बेच पाओगे। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? अब हमको बताओ। कल तक तो मैं ये समझा रहा था कि भाई बैलेंस शीट में 10,000 पीस हमने बेचा है, प्रॉफिट एंड लॉस खोल के देखो, इस साल का शर्ट 10,000 शर्ट हमने 3,000 करके बेचा है,
अरे भैया बेच लिया ना, हाँ बेच लिया। पैसा आ गया ना, हाँ जी आ गया। तो जो बेच लिया, पैसा इन हो गया, वो तो अपना है, कोई टेंशन नहीं है। ये 2000 शर्ट जो बचा है, जिसको तुम अभी तक 3000 में बेचने का दावा कर रहे थे, अभी जस्ट देखो कल किसने देखा है। इसे कहते हैं कंजर्वेटिज्म। अभी अचानक में पप्पी भाई का फोन आ गया ना भाई, अगर तुम मेरे को यहां 60 लाख रुपया लिखवा देते, 2000 इंटू 3000, अगर तुम मेरे को 60 लाख रुपया लिखवा देते तो मैं तो खुशी के मारे झूमता, ठीक है। बट आज देखो ये 2000, अब ये हो गया है 1500, ये 60 लाख से सीधा आ गया 30 लाख पे। रियल कहानी क्या है? क्या हम 60 लाख में बेच पाएंगे? नहीं सर। कॉस्ट क्या है मेरा? कॉस्ट तो है सर मेरा 2000 करके, मतलब कॉस्ट है बीच में 40 लाख रुपए। 60 लाख तो मैं तुम्हें मना कर ही दिया था, 40 लाख तो मैं तुम्हें हाँ कर ही दिया था। भैया 40 लाख लिख लो इन्वेंट्री, 2000 कॉस्ट प्राइस है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी ये जो पप्पी ने जो फोन करके कबाड़ा कर दिया ना, अब तो मैं तुम्हें 40 लाख लिखने का भी इजाजत नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये 40 लाख में नहीं बिकने वाला है। अरे भैया आज तो बैलेंस शीट का डेट है, लिख दीजिए ना, वो तो कल बेचना है ना। धोखा करने बोल रहे हो? धोखा करूं मैं? क्योंकि मुझे पता है ये 40 लाख में नहीं बिकने वाला है। जो भी मेरा बैलेंस शीट देखेगा उसे यही लगेगा ना कि 40 लाख का स्टॉक है मेरे पास। बैंक जो मेरे को लोन देगा वो यही सोचेगा ना कि 40 लाख का स्टॉक है मेरे पास। कोई मेरे पर इन्वेस्ट करने वाला वो यही सोचेगा ना कि 40 लाख का स्टॉक है मेरे पास। एक काम करो यार, अगर ऐसे धोखा करना है तो इसको 2000 की जगह 20,000 रुपया पर शर्ट लिख दो, कर दो, बढ़ा दो। दैट इज फॉल्स। अकाउंट्स क्यों कर रहे हैं? रियल स्टेट के लिए। बड़े भाई साहब को दिखाना है, भैया को दिखा दो। अगर इंटरनल बात है, घर की बात है, धोखा तो धोखा ही है ना दोस्त। आज का दिन अपने को पता है कि ये 30 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं बिकने वाला है। क्या करना चाहिए? इसको 30 लाख रुपया ही दिखाना चाहिए। अब यही कॉन्सेप्ट है, बताया गया दोस्त। हमने आपको सिखाया है सच्चा बोलना, सच्चा बोलना, जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ। और आप क्या सिखा रहे हो? ये अकाउंट्स क्या सिखा रहा है आपको? अकाउंट्स भी भैया यही सिखा रहा है। बट क्या है ना, रटने वाले बच्चे, उनको मैं यही समझाना चाह रहा हूं। अकाउंट्स में एक बैलेंस शीट को बोला जाता है ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू मतलब ये हो गया ऑनेस्ट, सच्चा। अगर हम इस बात को समझ लें ना दोस्त, कि अकाउंट्स बनाने का मेन फंडा ट्रू एंड फेयर व्यू का है। व्यू मतलब बैलेंस शीट जो देखोगे, व्यू करोगे, ट्रू एंड फेयर। किरण, एकदम सच बोल रहा हूं, उसी तरीके से समझो। तो हमेशा सच बोलना है। तो यहां इन्वेंट्री जब वैल्यू कर रहे हैं, मेरा कॉस्ट है 2000 रुपया, बेच रहा था इस शर्ट को मैं 3000, 4000, 5000, उससे कोई मतलब नहीं है, बेच रहे थे, कॉस्ट है 2000। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अरे ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्यों लिख रहा है? रियलाइज तो हम 3000 करेंगे। लेट से अगर हम कॉस्ट 2000 है और हम कम से कम 3000 या 4000 या 5000 में बेचेंगे, तो क्या हमें इजाजत दे रहा है कंजर्वेटिज्म 3000, 4000, 5000 का वैल्यू करने का? नहीं दे रहा है, क्योंकि कल क्या हो किसने जाना, हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो भैया कॉस्ट जो है 2000 का है, तो कॉस्ट 2000, नेट रियलाइजेशन वैल्यू, भैया हम तो 3000, 4000, 5000 रियलाइज करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो हम नहीं मानते। विच एवर इज लेस, तो भैया 2000 करके इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे।
बट अभी अभी जैसे मैंने बताया, पप्पी भाई साहब का फोन आ गया जी। पप्पी भाई साहब, पप्पी भाई साहब ने ये बताया जी कि 1500 रुपए में सामने वाला माल बेच रहा है, सेम टू सेम डिट्टो। और यार अब तो अपने भी 1500 में ही बेचेंगे, बल्कि शायद 100 रुपया और कमीशन देना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को, भाई जल्दी जल्दी अपना माल बिक जाए। तो 100 रुपया कमीशन देकर 1400 रुपया आता है नेट। बट यार खर्चा तो, कॉस्ट तो मेरा 2000 का है, तो क्या मैं 1400 लिखूं? एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। व्हाट इज द ट्रू? सच्चाई क्या है? ट्रुथ क्या है? ट्रुथ है कि अब ये माल 1400 में बिकना है। तो कल तक मैं जो 2000 का शर्ट था 3000 में बेच रहा था, आज वो 2000 का शर्ट 1400 में ही बिकना है। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 2000 नहीं करके दोस्त 1400 रुपया करके करना है। ये बात मैं आपको वापस से समझाया है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वेरी इंपॉर्टेंट। ये आगे जो हम करेंगे, फाइनल अकाउंट्स जो करेंगे यार, ये सब ही करना है, कुछ नहीं है। ये जो आज जो मैं आपको बेस बनवा रहा हूँ ना, ये हमेशा के लिए दिमाग में छप जाना है। गलती से भी गलती नहीं करने दूंगा आपको, ये चैलेंज है मेरा। चलिए अब अपने समझते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, मीनिंग पे आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, तो अपने देखते हैं मीनिंग क्या है। इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट्स हेल्ड। ये वो एसेट है, देखो जनरली हम लोग जो चर्चा किए थे अभी तक, हमने एसेट को बैलेंस शीट में रखा था, और हमने ये कहा था कि एसेट जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, एसेट वो चीज़ है जो 1 साल से ज़्यादा मेरे हेल्प करता है, फ्यूचर बेनिफिट्स दिलाता है, फ्यूचर बेनिफिट्स। तो उसको हमने बैलेंस शीट में लेकर गए थे, राइट। पर ये इन्वेंट्री एक ऐसा एसेट है जो 1 साल से ज़्यादा वाला चक्कर नहीं। इन्वेंट्री एक ऐसा एसेट है, भैया आज ही बेचो, फटाफट बेचो। ये जो पूरा बिजनेस हम लोग कर रहे हैं ना, ये पूरा बिजनेस तो इस इन्वेंट्री के पीछे ही हो रहा है। अल्टीमेटली लेट्स से शर्ट मेरा इन्वेंट्री है, इस शर्ट बनाने का बिजनेस और बेचने का बिजनेस, इसको लेकर शर्ट बनाने के लिए मैंने मशीन खरीदी, ये मशीन 10 साल तक चलेगा। मैंने आयरन करने की मशीन खरीदी, वो मशीन 5 साल तक चलेगा, राइट। तो ये सब जो है ये बैलेंस शीट में चला जा रहा है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का है। अब ये शर्ट है, इसे भी हम एसेट कह रहे हैं, राइट। बट इसको हमको 1 साल तक नहीं, इसको तो जल्दी जल्दी एवरी डे बनाओ बेचो, बनाओ बेचो, बनाओ बेचो। सो ये इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट, रुका नहीं, उसके बाद हेल्ड फॉर सेल। ये ध्यान रखिएगा दोस्त, बैलेंस शीट में जो एसेट है, बैलेंस शीट में जो मशीन है, कौन सा मशीन? शर्ट का स्टिचिंग मशीन। क्या हम इसको बेचेंगे? क्या ये मशीन हमने बेचने के लिए खरीदी है? नहीं, राइट। तो ये इन्वेंट्री नहीं हो सकता है, बात को समझिए। ये हमारा एसेट है जो इन्वेंट्री को नाम नहीं देंगे हम इसको, ठीक है। बट एक ऐसा एसेट है जिसका नाम हम इन्वेंट्री का दे रहे हैं, राइट। तो ये वो एसेट होता है जिसे हम कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। ट्रेड करना है, मेरे को बेचना है, तो ये एक ऐसा एसेट है जिसको हम बेचते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बहुत जगह पढ़ोगे, क्योंकि अपने को आगे चल के दोस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, ये सब भी पढ़ना है। तो क्योंकि आज पहला बार आप पढ़ रहे हो सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो आज ही के दिन आपको समझ में आ जाना चाहिए
कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का क्या मीनिंग है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब ये जो सिंपल, जो हम धंधा करने बैठे हैं, हम धंधा कर रहे हैं शर्ट का, राइट। शर्ट का बिजनेस इज माय ऑर्डिनरी डे टू डे। ऑर्डिनरी मीन्स डे टू डे बिजनेस, याद रखिएगा बस। वर्ड है ऑर्डिनरी, बट इसका मतलब है डे टू डे बिजनेस। अगर हमने कुछ जबरदस्त, कुछ कमीशन इनकम आ गया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आ गया, कुछ एक जो हमने सोचा भी नहीं था, कुछ इंश्योरेंस क्लेम किया हमने, जबरदस्त तरीके से उसका प्रॉफिट आ गया, पैसा आ गया, क्या वो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का इनकम है? नहीं है। तो बहुत सारे कैलकुलेशंस जब हम लोग करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, कुछ फर्नीचर था, हमने 10,000 में खरीदा था, डेप्रिशिएट करके बुक वैल्यू 2,000 था, बट पता नहीं भैया किसी सरफिरे ने हमको वापस 10,000 में 10,000 देकर तो हमारा 8,000 रुपये का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो गया। ये हमारा डे टू डे ट्रेड का इनकम नहीं था, ठीक है। तो डे टू डे ट्रेड का इनकम को हम कहते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और जब भी हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ये डे टू डे बिजनेस को हटके, ठीक है। तो अब अपने बात कर रहे थे दोस्त एसेट का। एसेट जो हम बेचेंगे फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, याद करो शर्ट वर्ट बना रहे थे, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो प्रोसेस है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग हाउस का बात हो रहा है। जब हम इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बात कर रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग हाउस का। तो पहला लाइन जो है फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये मतलब ट्रेडर का बात हो रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बात हो रहा है। ये इस तरीके से आपको समझ लेना होगा। या फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं इंटरमीडिएट कंज्यूम हो जाते हैं, ये कुछ कंज्यूम होगा तो बनेगा, तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा। इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स अदर देन मशीनरी स्पेयर्स। मशीनरी स्पेयर्स को हम इन्वेंट्री नहीं मान रहे हैं, अभी हम डिफाइन कर रहे हैं इन्वेंट्री को। सर्विसिंग इक्विपमेंट को हम इन्वेंट्री नहीं मान रहे हैं, एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट को हम इन्वेंट्री नहीं मान रहे हैं। दोस्त ये आया सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर का। ट्रू एंड फॉल्स अगर मैं पेपर सेट करूं तो ये मैं लिख दूं कि बताइए सर्विसिंग इक्विपमेंट इन्वेंट्री का हिस्सा है या नहीं है। स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टेट ट्रू और फॉल्स वेदर वी शुड इंक्लूड स्टैंड बाय इक्विपमेंट एज इन्वेंट्री और नॉट। या कुछ एक ऐसा दोस्त मैं आपको आज बता दे रहा हूं, जब आप फाइनल अकाउंट्स करने चलोगे, फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो आप, उसमें इन्वेंट्री लिख दिया, फिर लिख देगा कि अकाउंटेंट नया आया था और उसमें स्टैंड बाय इक्विपमेंट का प्राइस लिख दिया और आपने उसको इन्वेंट्री में जाके जोड़ दिया, तो बस नंबर कट गए आपके। ये मत सोचो कि इन्वेंट्री चैप्टर को सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो बस फीफो लीफो करा के छोड़ देना चाहिए। मैडम आप सुन रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना आपको, ये आप नोट बना लो, लिख लो कहीं पर भी कि मशीन स्पेयर्स, ठीक है, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट, ये कभी भी इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। चलिए ठीक है। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटरप्राइज। परफेक्ट बात है, अलग अलग एंटरप्राइज का अलग अलग बिजनेस, तो उसी हिसाब से इन्वेंट्री बनेगा। द इन्वेंट्रीज ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न consist primarily of products purchased for resale in their existing form। फॉर्म बदलता नहीं है। मैन्युफैक्चरर क्या है, वो फॉर्म को बदलता है। ट्रेडर क्या भैया, जो फॉर्म है, जैसे मोबाइल फोन
जैसे एक प्लास्टिक का बॉटल, जो भी आया जैसा भी आया मैन्युफैक्चरर ने दिया हमको वैसे ही बेच देना. इट मे ऑल्सो हैव एन इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज such as wrapping paper, cartons, and stationery. The inventories of manufacturing concern consist of several type of inventories जो हम डिस्कस कर चुके हैं. रॉ मटेरियल which will become part of goods to be produced, work in progress, partially completed products को हम work in progress कहते हैं जो फैक्ट्री में पड़ी हुई है, and finished products. In manufacturing concern, inventories will also include मेंटेनेंस सप्लाईज. कोई चीज को मेंटेन करने के लिए यार कोई छोटा मोटा ग्रीस मशीन चल रही है, राइट, छोटे मोटे सप्लाईज. कंज्यूमेबल्स, शर्ट को स्टिच करने के लिए धागा चाहिए होता है, कंज्यूम हो रहा है ना उसको शर्ट बनाने में. लूज टूल्स, ठीक है, छोटे मोटे चीज यार एकदम, कुछ समझो स्विंग मशीन में वो छोटा सा कुछ गोल गोल चक्री टाइप का है, कुछ या थ्रेड है, नीडल्स है, ठीक है, जो लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये सब छोटे छोटे बात का बात हो रहा है. ठीक है, यहां सर ऊपर में लिखा मशीनरी स्पेयर्स. सर अभी तो आपने कहा मशीनरी स्पेयर्स, ये मशीनरी स्पेयर्स दोस्त, मशीनरी स्पेयर्स और स्पेयर पार्ट्स एक नहीं है. मशीन मतलब ही हो गया कि कुछ बड़ा भारी भरकम चीज मशीन. स्पेयर पार्ट्स मतलब ऐसे ही यार पड़े हुए छोटे मोटे हिस्से पुर्जे. ठीक है. हाउएवर इन्वेंट्रीज डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स. अरे ये क्या चक्कर है सर, अभी तो आपने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इन्वेंट्रीज ऑल्सो इंक्लूड मेंटेनेंस सप्लाईज, कंज्यूमेबल्स, लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स. हाउएवर उसके बाद बोलता है हाउएवर इन्वेंट्रीज डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स. तो ये तो एक ही बात को इंस्टीट्यूट के मटेरियल ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया सर. बिल्कुल सही अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो. हाउएवर इन्वेंट्रीज डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट, ये तो हम पहले ही बता दिए यहाँ पर, एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट. तो इसका मतलब ये कि ये जो स्पेयर पार्ट का बात हो रहा है, दिस स्पेयर पार्ट मीन्स मशीनरी स्पेयर्स. ठीक है. which can be used only in connection with an item of fixed asset. देखो आगे ना, spare parts which can be used only in connection with an item of fixed asset. तो item of fixed asset क्या है? मशीनरी इज अ फिक्स्ड एसेट. तो ये वो स्पेयर पार्ट है जो इस मशीनरी के साथ ही यूज हो सकता है, तो ये इसमें इन्वेंट्री में नहीं जोड़ेंगे. एंड हुज यूज इज एक्सपेक्टेड टू बी इरेगुलर. इरेगुलर यानी रेगुलर, जैसे भाई डेली का काम हो रहा है, इतना जबरदस्त काम हो रहा है, ठीक है, छोटा मोटा ये चीज लगता ही जाता है. तो उसको अपने स्पेयर बोलते हैं, स्पेयर पार्ट्स. बट एक मशीनरी का एकदम अलग से उसी पे लगना है तो वो नहीं चलेगा. सच मशीनरी स्पेयर्स, देखो आगे ना ये वर्ड मशीनरी स्पेयर्स, आर जनरली अकाउंटेड फॉर एज फिक्स्ड एसेट्स. ये बारीकी को समझो, छोटे मोटे पुर्जे, 10-20 रुपए के पुर्जे, ठीक है भैया वो चलेगा. पैकिंग पेपर, ये पेपर वो पेपर चलेगा. नीडल फीडल, या ये तो अपने तो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का बात करें, अगर अपने इंडस्ट्री को चेंज कर दें तो पूरा का पूरा एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा. तो स्पेयर पार्ट्स, उस जगह पे 10 करोड़ की मशीनरी, उसका स्पेयर पार्ट का कीमत 10 लाख रुपया, दैट कैन नॉट बी इन एन इन्वेंट्री. बट हजार हजार रुपया का रेगुलर कंजम्पशन पे है स्पेयर पार्ट्स. ठीक है, कुछ ब्लेड ऐसा समझ लो, कोई एक ऐसा इंडस्ट्री, ब्लेड चेंज करते रहना है, ब्लेड, कुछ रिबन है, कुछ रॉड्स है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, रबड़ है, कुछ बैंड्स है. ठीक है, जैसे पुली, अगर कहे किसी कहीं पुली है तो पुली का जो लेट्स से व्हाट वी से, पुली के जो बैंड्स है, रबराइज्ड बैंड्स है, राइट, सो दे आर ऑल स्पेयर पार्ट्स. बट पुली अपने आप में स्पेयर पार्ट नहीं है. पुली को चलाने के लिए जो धागा, थ्रेड, रस्सी जो भी है, दैट इज स्पेयर पार्ट. बट पुली जो है, जो एक इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज नॉट अ स्पेयर पार्ट. Similarly,
इन एन एंटरप्राइज एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मेरा एक दोस्त है, वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस का काम करता है, बोला यार इन्वेंट्री बहुत पड़ी हुई है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस मतलब फ्लैट्स फ्लैट्स बनाता है यार, बड़े बड़े हाउसेस कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। बोला यार इन्वेंट्री एकदम बहुत पड़ी हुई है। तो मैं बोला इन्वेंट्री, उसके लिए जो फ्लैट्स है ना वो इन्वेंट्री है, ठीक है। तो एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन आर कंसिडर्ड एज इन्वेंट्री, ये भी एक नया चीज़ है भाई। तो मैं कोशिश करके आपको नया नया चीज़ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नया नया चीज़ पढ़ोगे, कितना भी पेपर डिफिकल्ट आ जाए आप संभाल लोगे। और इम्प्रेशन जमाना है, रैंक लेकर आना है आपको। तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ नया नया चीज़, वो आप लिख कर आओगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बोला यार ये बच्चे को आइडिया है। भूलना मत, 20 से 25 नंबर, 20 मार्क्स का थ्योरी आता है दोस्त। 20% जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो रटने से नहीं आंसर कर पाओगे। हर टर्म पे नया टाइप का कुछ ना कुछ नया गूगली फेंकना है इंस्टीट्यूट को। सीए फाउंडेशन अब सीपीटी बेस पे नहीं चल रहा, भूलिएगा मत। सीपीटी वाले जितने भी तरीके हैं वो सब बदल गए, क्वेश्चन पैटर्न बदल गया है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। तो भैया आप भी बदलो, ठीक है। एट द ईयर एंड एवरी बिजनेस एंटिटी नीड्स टू असर्टेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। साल का खत्म हो गया, साल एंड हो रहा है, अब भैया क्लोजिंग बैलेंस इन्वेंट्री का बता दो। विच कंप्राइज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, ये तो अपने मैन्युफैक्चरिंग का बात कर रहे हैं, एंड अदर कंज्यूमेबल आइटम्स। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज पुट एट द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ये आया ना एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। पहले चीज़ों को टेक्निकली समझते हैं। समझ लो हमने परचेज किया, समझ लो हमने परचेज किया 10 लाख रुपए का, और हमने बेच दिया 16 लाख रुपए का। तो आप बोलोगे कि सर प्रॉफिट जो है, सर प्रॉफिट जो है 6 लाख रुपए का है। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है ये, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई डाउट होना चाहिए। बट अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने कुछ ऐसा बताया था, लेक्चर नंबर 1 में। आज उसी चीज़ को रिपीट करने जा रहा हूँ दोस्त। 10 लाख रुपए का टोटल परचेज है, ठीक है दोस्त। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10 लाख का टोटल बेच दिया क्या, पहले तो ये बताओ। अगर ये टोटल परचेज, टोटल सेल है ये, तब तो ये टोटल प्रॉफिट है। अगर हम इसको ब्रेक करें, समझ लो पीसेस में बात करें, लेट्स से कि 10,000 पीस था अपने पास, ठीक है। 10,000 पीस 10 लाख रुपए का, हमने बट बेचा सिर्फ 8,000 पीस है। 2,000 पीस अभी भी है मेरे पास। इसका मतलब ये है दोस्त कि हमने 8 लाख रुपए का परचेज को 16 लाख रुपए में बेचा है। तो 8 लाख रुपए का परचेज को 16 लाख रुपए में बेचा। अरे सर फिर तो प्रॉफिट 16 में बेचा, परचेज प्राइस 8 था। अरे सिंपल, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर 16 में बेचा और उसका कॉस्ट प्राइस 8 लाख है, तो प्रॉफिट तो मेरा 8 आना चाहिए। तो सर यहाँ प्रॉफिट 6 क्यों आ रहा है, ये सवाल आप बताइए। बिल्कुल सही। तो अब इसमें क्या है, चाहे तो हम ये करें, सर आप एक काम करिए, सर बताइए, सर हम आप जैसा बोलेंगे हम वैसा कर लेंगे। सर परचेज को 8 लाख रुपए लिख दीजिए, परचेज को 8 लाख लिख दीजिए,
1 2 3 4 5, परचेज 8 लाख लिख दीजिए, सेल तो 16 लाख का कंफर्म है, तो सर ये प्रॉफिट आ जाएगा 8 और 16, तो सर ये प्रॉफिट आपका 8 लाख रुपए का आ जाएगा। बट दोस्त, अकाउंट जब हमको बनाना है तो हमें एक्चुअल परचेज कितना का था मेरा? What was my actual purchase? My actual purchase was 10 lakh rupees. तो why am I writing 8 lakh rupees? सर क्योंकि वही 8 लाख का माल 16 में बेचा था, 8 का माल 16 में बेचा था। सेल फिगर तो सर एकदम सही है। सर परचेज हमने किया था 10 लाख का। सर बट प्रॉब्लम आ रही है कि 10 लाख लिखने से हमारा प्रॉफिट सर यहाँ पर डिफरेंस करके वो 6 लाख का हो जाता है सर। तो क्या करें सर हम? भैया यही तो आता है इन्वेंट्री, जो चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं, यही तो आता है इन्वेंट्री का कमाल। आज यही तो समझाना है। देखो, रट के कुछ भी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इन्वेंट्री को इस साइड में डाल दो, बस झमेला खत्म। क्यों डाल रहे हैं, क्या इंपैक्ट है, उसको ठीक करिए ना प्लीज। क्यों डाल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत बात है। तो अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम बनाते हैं, हमने परचेज किया है 10 लाख रुपए का, हमने सेल किया है 16 लाख रुपए का। हमारा प्रॉफिट जो है, जब तक हम इन्वेंट्री को नहीं पकड़ेंगे, जब तक हम इस इन्वेंट्री को वैल्यू नहीं करेंगे, हमारा प्रॉफिट का फिगर सही नहीं आएगा। ये चीज़ आपको समझाने का चेष्टा कर रहा हूँ कि ये इन्वेंट्री कितना बड़ा इम्पोर्टेंट आइटम है, ये समझाना का कोशिश कर रहा हूँ कि ये इन्वेंट्री को पकड़ो मेरे दोस्त। अब हमें पता है कि हमारा 2 लाख रुपए का हमारा इन्वेंट्री है, तो इसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं दोस्त। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। हम यहाँ लिख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए। इसका मतलब है कि ये 2 लाख मेरा कॉस्ट प्राइस है। हम इसको जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, यहाँ हमने 8 लाख रुपया का 8 लाख को 16 लाख में बेचा है, मतलब 1 रुपया का चीज़ 2 रुपया में बेचा है। वही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। तो क्या मैं इसको 2 लाख का इन्वेंट्री को क्या मैं 4 लाख लिखूं? क्योंकि इसको भी मैं डबल में बेचने वाला हूँ। नहीं, बट कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता नहीं भैया, कॉस्ट प्राइस पे रखो या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी। तो अभी तक तो मुझे ऐसा कहीं खबर नहीं आया, मेरे पप्पी भाई ने कोई फ़ोन नहीं किया कि भाई ये हम शर्ट को 2 लाख के नीचे बेचेंगे। तो भाई अपने ठीक है, 2 लाख रुपया रख लो क्लोजिंग स्टॉक, 2 लाख रुपया। तो कुल मिला के मेरा प्रॉफिट जो है, यहाँ देखोगे यहाँ आएगा 18 लाख, यहाँ भी आएगा 18 लाख। ये अपना है प्रॉफिट, अपना यहाँ आएगा 8 लाख। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि परचेज 10 लाख का था, ये समझ में आ रहा है। सेल 16 लाख का है, और आज भी हमारे पास 2 लाख रुपए का सामान हमारे पास रखा हुआ है, जिसका वैल्यू 2 लाख रुपए का है। तो कुल मिला के हम चाहे तो यहाँ से भी माइनस कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ नहीं लिख के, जो क्रेडिट साइड में लिखा है हमने, उसको हम यहाँ से परचेज लेस स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। बट इसको यहाँ नहीं करके इसको अपने यहाँ लेकर जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल किसका खाता है? दिस इज कैपिटल का खाता, भूलिएगा मत, मालिक का है। तो जो भी है ये मालिक का है ना भाई।
ये 2 लाख जो बचा है किसके खाते का? मालिक का खाते का। तो मालिक का खाता कैपिटल, इंक्रीज जो होता है, इंक्रीज प्लस जो होता है वो हमेशा इस साइड में आता है। तो वो भी मैंने आपको बता दिया, माइनस नहीं करेंगे यहाँ से, इम्पैक्ट वही आएगा, बट ये मालिक का साइड है। जो सेल किया, ये सेल किसका साइड है? कैपिटल का साइड है, मालिक का साइड है। मालिक का पैसा बढ़ा, इधर लिख दो। डेबिट साइड जो है, परचेज किया, मालिक का पैसा निकला, इधर लिख दो। यही कॉन्सेप्ट से तो हम काम कर रहे हैं ना दोस्त। तो जिस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चल रहे हैं, लास्ट तक उसी कॉन्सेप्ट को ही पकड़ के चलेंगे हम लोग, उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे। कहीं पर भी गलती करने का कोई गुंजाइश होगा ही नहीं। अब आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं। इमेजिन करो कि ये जो 2 लाख रुपए का मेरा स्टॉक बच गया है, 8 लाख को तो मैंने 16 लाख में बेच दिया। 8 लाख को तो 16 लाख में बेच दिया। अब हम एनआरवी का कॉन्सेप्ट को वापस से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आपको। उससे मैं आपको प्रॉफिट पे इम्पैक्ट दिखाना चाहता हूं, जो बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। एक तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कितना इंपॉर्टेंट है ये भी समझ में आएगा। आइए देखते हैं। अपना है ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। हमने परचेज किया है दोस्त 10 लाख रुपए का। अपने को पता है कि हमने 8 लाख रुपए का माल 16 लाख में बेचा है। 8 का 16 मतलब 8 का मुनाफा। अपने को ये भी पता है कि अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 2 लाख रुपया। तो बहुत आसानी से अपने को ये पता चल जाता है कि हमारा प्रॉफिट है 8 लाख रुपए का। यहाँ 18 लाख, यहाँ 18 लाख, ये बात हम अभी तक कर रहे थे। अब इमेजिन करो कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू ये 2 लाख में भी नहीं बिकने वाला, डिज़ाइन कॉपी हो गया। अब ये बिकेगा भैया 1 लाख रुपया में। कल तक हम 2 लाख का माल को 4 लाख में बेच रहे थे, बट कंजर्वेटिज्म ने कहा नहीं भैया 2 लाख को 2 लाख ही लिखो। बट अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऐसा हो रहा कि 2 का 2 भी नहीं मिलेगा, 2 का 1 मिलेगा। लोअर क्या है? 1 है। तो यहाँ तो हमने 8 लाख कमाया था, 8 का माल 16 में बेचा था तो 8 लाख कमाया था। अब यहाँ नुकसान होने वाला है, यहाँ नुकसान हो के ही रहेगा, कोई उपाय नहीं भैया। बिजनेस करने उतरे हैं तो बिजनेस में हमेशा मुनाफा नहीं होता दोस्त, नुकसान भी होता है। तकलीफ हो रही है, दिल रो रहा है, कोई उपाय नहीं। क्लोजिंग स्टॉक अब हम वैल्यू करेंगे 2 लाख नहीं दोस्त, 1 लाख रुपए में। ये 2 लाख की जगह 1 लाख लिख दिया मैंने। तो यहाँ 18 लाख की जगह दोस्त आएगा 17 लाख रुपया। 8 का 16 किया था ना, 8 का 16, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। ये तो प्रॉफिट आना ही चाहिए था। तो चलो 8 का तो प्रॉफिट आ रहा था, बट ये 1 लाख का नुकसान भी तो हो गया है। तो वो प्रॉफिट से ही तो एडजस्ट होता है। हाँ जी, तो कैसे देखो अपने आप हो जाता है। 17 लाख यहाँ आया, ये प्रॉफिट अब 8 लाख नहीं आएगा दोस्त, ये प्रॉफिट आएगा 7 लाख। तो ओवरली कैलकुलेट करना है तो परचेज 10 लाख का था, 10 लाख में से 8 लाख का परचेज को हमने 16 में बेच दिया। 2 लाख का जो मेरा परचेज था वो मिट्टी हो गया भाई। नेट रियलाइजेबल 2 लाख का 1 लाख हो गया, कोई उपाय नहीं। वो 1 लाख नुकसान, 8 लाख कमाया, 1 लाख नुकसान दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मेरे लिए 1 लाख हो गया। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का इम्पैक्ट दिखाना था, दिखा दिया हूँ। एक एक बार दिखाऊंगा, कोई भी काम को 1 बार 2 बार मैं दिखाऊंगा। आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इतने अच्छे से दिमाग में घुसा देना है आपको कि ज़िंदगी में दोबारा गलती नहीं करो। ज़िंदगी मतलब भैया अभी आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, आईपीसीसी में भी ये सब करोगे, फाइनल में भी ये सब कहीं ना कहीं करोगे, ज़िंदगी में भी करोगे, बिजनेस में भी करोगे। रट के एग्ज़ाम दे दिया, पास हो गया भैया, कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझ लो, 1 बार समझ लो, 2 बार समझ लो, मैं 2 बार तक समझाऊंगा। वीडियो है आपके पास, वापस से रिवीजन कर लो, बट समझ लो मेरे दोस्त। समझ के कॉन्सेप्ट को बना लो, डर कभी नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा डर। इस डर को जो जीत लिया वो अकाउंट्स में 100 में से 100 लाएगा। और डर को जीतने का भैया कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको हर एक पल डर डर के एक एक स्टेप पे डरना होगा और डर को जीतना होगा, एक एक स्टेप पे। दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। हाउ कैन आई स्किप? आई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं स्किप नहीं करना चाहता हूँ। हाई स्पीड में पढ़ा दिया, कुछ ना कुछ बच्चे पीछे रह जाएंगे मेरे, वो नहीं चाहता हूँ।
जो बच्चे हाई स्पीड में भागना चाहते हैं प्लीज भाग जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है भैया। इंटेलिजेंट बच्चों, आपको सल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। बट 10 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 लाख बच्चा सक्सेसफुल हो रहा है, 1 लाख बच्चे को सब सल्यूट कर रहे हैं, 9 लाख बच्चा सर छुपाए बैठा हुआ है, वो गुमनामी में खो रहा है, उसे लग रहा है कि वो बेकार है, ही इज यूजलेस। मेरा पूरा प्रयत्न उन 9 लाख बच्चों के लिए है। तो 1 लाख बच्चे मुझे अगर गाली भी दें, तकलीफ बनाएं कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उन 9 लाख बच्चों का आशीर्वाद चाहिए मुझे। ये अपना गोल है और एकदम क्लियर है हम इसमें। वो 9 लाख बच्चे के साथ मैं हूँ जो धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे समझते हैं।